हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 3। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और हो सके तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। अरुणी देवी की सख्त आवाज सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स के कदम अपनी जगह पर ही ठहर जाते हैं। अरुणी देवी के ऐसे रोकने पर आदित्य को भी कुछ समझ नहीं आता, तो वह काफी असमंजस में अपनी दादी को देखने लगते हैं। अरुणी देवी थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, आदि आप काव्य को लेकर आइए, हम घर पर आप दोनों के आने का इंतजार करेंगे। इतना बोलकर सारे बॉडीगार्ड्स को अपने साथ जाने का इशारा करती है और खुद गाड़ी में बैठकर नीचे आ जाती है। इस वक्त वहां पर रोकी के सिवाय कोई नहीं था। आदि रोकी को एक नज़र देखकर कार में बैठने के लिए कहता है और खुद काव्या के पीछे चला जाता है। काव्या वापस जाने के ख्याल से डर कर बस बहुत दूर भागना चाहती थी। वह अपनी साड़ी को संभालते हुए बहुत तेजी से भागी जा रही थी। वह जब से भाग रही थी तब से उसने मुड़कर एक बार भी पीछे नहीं देखा था। काव्या भागते भागते काफी ज्यादा हाँफ रही थी। वह नदी भी उसके साथ ही आगे जा रही थी। मैदान भी इतना बड़ा था कि सख्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काव्या को इस तरह से भागता देखकर आदित्य भी उसके पीछे भागने लगता है। आदित्य के कदम काव्या से काफी ज्यादा लंबे थे, जिसकी वजह से वह आसानी से काफी करीब पहुंच जाता है। अचानक से काव्या पीछे मुड़कर देखती है। आदित्य को अपने पास आता देखकर काव्या और तेज भागने लगती है। काव्या की तेजी को देखते हुए आदित्य भी अपनी तेजी को बढ़ा देता है। चंद पलों में काव्या आदित्य से के एक कदम की दूरी पर होती है। वह झट से काव्या का हाथ पकड़कर खींच लेता है। आदित्य के ऐसे अचानक खींचने से काव्या संभल नहीं पाती और सीधा उसके सीने पर जाकर टकरा जाती है। काव्या और आदित्य दोनों ही कदम तेज होने की वजह से आदित्य जब काव्या को अचानक पकड़ता है तो खुद भी संभल नहीं पाता। ना संभलने की वजह से आदित्य और काव्या नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि वह जगह ढलान थी तो वह दोनों लुढ़कने लगते हैं। इस वक्त आदि का हाथ काव्या के कमर पर और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे था। उसे काव्या के सिर के पीछे हाथ गिरने के बाद रखा ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। काव्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और आदि के शर्ट के दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। दोनों काफी देर तक लुढ़कते रहे, फिर एक जगह पर ठहर जाते हैं। दोनों इस कदर ठहर गए कि काव्या नीचे और आदि उसके ऊपर। रुकने की वजह से काव्या अपनी आंखें खोलकर देखती है तो आदि उसके बहुत करीब होता है। काव्या और आदि की नाक इस तरह टच हो रही थी। काव्या आदि की आंखों में बिल्कुल खोसी गई। उसे याद नहीं रहा कि वह जिसकी आंखों में खोई हुई है उसे वह कुछ देर पहले भाग रही थी। आदित्य का भी ऐसा ही हाल था। वह भी काव्या की आंखों में बिल्कुल डूब सा गया। दोनों ही सांसें बहुत तेज थी। वह एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। आदित्य काव्या अपनी पलों में इस कदर खो गए जैसे उसका वक्त वहीं ठहर सा गया हो। चारों तरफ का माहौल भी उनकी नजदीकियों का साथ दे रहा था। फूल जैसे उन दोनों को मुस्कुराए जा रहे, नदियों के बहते पानी की आवाज जैसे दोनों के लिए एक गीत गा रही हो, और सूरज की डूबती किरणें उन पर पकड़कर एक अलग ही एहसास दे रही हो। काव्या को जब एहसास होता है कि आदित्य उसके कितने करीब है, उसकी धड़कनें बहुत तेज चलने लगती हैं और जोर से शोर करने लगती हैं। आदित्य की धड़कनें भी काव्या के साथ देते हुए शोर में साथ देने लगती हैं। वहां पर चारों तरफ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। कोई था तो वो थे आदित्य और काव्या, जो अपने में ही बिल्कुल गुम से हो गए थे। कुछ देर तक ऐसे रहने के बाद आदित्य के हाथ जो काव्या की कमर पर कस गई थी वह धीरे से ढीली हो जाती है। आदित्य अपनी पकड़ से काव्या को आजाद कर वहां से उठकर खड़ा हो जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है। काव्या भी जल्दी से वहां से उठ जाती है और अपने हाथ को थोड़ा साफ करने लगती है, क्योंकि गिरने की वजह से कुछ सूखी घास उसकी साड़ी में लग गई थी। इतने इतने करते ही काव्या एक नजर आदित्य को देखती है और फिर से भागने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है। लेकिन वह एक कदम भी बढ़ा पाए उससे पहले ही आदित्य उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे काव्या फिर से आदित्य के सीने में लग जाती है। आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन काव्या भी एक कदम भी नहीं बढ़ा रही थी। ये एहसास होते ही आदित्य काव्या को देखता है, जो उसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। उसकी ऐसी कोशिश देखकर आदित्य उसको थोड़े पास आता है और अपनी बाहों में उठा लेता है। आदित्य की ऐसी हरकत देखकर काव्या दंग रह जाती है। काव्या आदित्य के सीने पर मारते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, मुझे आपके साथ नहीं जाना, छोड़िए मुझे। वहीं आदित्य काव्या के बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। काफी देर तक मारने के बाद जब आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा तो काव्या अपने हाथ रोक लेती है और अपने हाथ आदित्य की गर्दन में लपेट लेती है और बड़े गौर से उसके चेहरे को देखने लगती है, क्योंकि अब तक काव्या को भी समझ आ गया था कि वह कुछ भी कर ले लेकिन आदित्य उसे नहीं छोड़ेगा। आदित्य सामने देखकर काफी शांति से चल रहा था। कुछ पल में दोनों कार में के सामने पहुंचते हैं तो रोकी उन्हें देखकर जल्दी से कार से बाहर निकलता है और कार में एक साइड का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही आदित्य काव्या को कार में बिठाता है। काव्या आदित्य के बाहों में हटते ही सीट की तरफ घुसने लगती है। आदित्य को समझ आ जाता है कि काव्या फिर से भागने की कोशिश करने वाली है, इसीलिए वह भी उसी साइड से कार में बैठ जाता है। और इधर काव्या दरवाजे को खोलने ही वाली थी कि आदित्य उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। आदित्य के खींचने से काव्या उसे घूरकर देखने लगती है और गुस्से से कहती है, आपको समझ नहीं आता, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, छोड़ दीजिए मुझे। आदित्य काव्या के ऐसे छोड़ने की बात सुनकर झट से उसे कसकर गले लगा लेता है। काव्या तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। काव्या को भी आदि से यूं गले लगना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पीछे की बातें याद आती हैं वह आदित्य से और डिवोर्स की बातें याद आती हैं तो वह आदित्य से छूटने लगती है। काव्या को यूं छूटता देखकर आदित्य और कसकर उसे जकड़ लेता है। इस बार काव्या हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में काव्या भी अपनी कोशिश बंद कर लेती है। आदित्य अब भी काव्या के गले लगे हुए था और कार चलती जा रही थी। आदित्य को जब याद आता है कि काव्या
उसकी नहीं अर्जुन की है। वह झट से काव्या को छोड़ देता है और काव्या से दूर हटकर बाहर देखने लगता है। आदित्य के ऐसे करने से काव्या थोड़ी चौंक जाती है और वह आदित्य को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। काव्या भी थोड़ी घसक कर कार के बाहर देखने लगती है। आदित्य ने अब तक अपनी दादी का कहा नहीं माना था। उसके दिमाग में उसे ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि काव्या उसकी है। आदित्य की नज़र में काव्या अब भी अर्जुन की थी। थोड़ी देर बाद कार सिंघानिया विला के बाहर रुकती है। आदित्य कार से बाहर आकर काव्या की साइड चला जाता है। काव्या बुझे मन से कार से बाहर आती है। दोनों विला के अंदर जाते हैं। जैसे ही दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं, अनुराग काव्या को झट से अपने गले लगा लेता है और कहता है, भाभी आप कहाँ चली गई थी? अनुराग के ऐसे करने और कहने पर काव्या भूत बनकर खड़ी हो जाती है। वह सामने देखती है तो सारा परिवार उसे ही देख रहा था। अनुराग काव्या से अलग होकर काव्या का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अब विशाखा जी काव्या के पास आकर उसे गले पर लगाकर गाल पर हाथ फेर रखकर कहती है, काव्या आप ठीक तो है ना? काव्या उसके हाथों को झटकते हुए गुस्से में कहती है, मत कीजिए मुझसे इतना प्यार, मैं आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खतरा हूँ। काव्या के ऐसे कहने पर सभी लोग चौंक जाते हैं। सब कोई उसे हैरानी से देखने लगते हैं। आज काव्या अपने दिल में छुपी दर्द को बाहर निकाल रही थी। अरुणी देवी आगे आकर कहती है, काव्या आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, काफी थक गई होंगे। काव्या अरुणी देवी को हैरानी से देखती है और आगे कहती है, आप समझते क्यों नहीं है? मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ सिर्फ सर्वनाश होता है और कुछ नहीं। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह रोते हुए कहती है, मेरी वजह से मेरी माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए। और फिर दादी, फिर सबकी तरफ देखते हुए कहती है, और आपके बड़े बेटे अर्जुन की हालत भी तो सिर्फ मेरी वजह से हुई। आपने देखा नहीं, जैसे मैंने अपने आप के घर में कदम रखा तब से आपको सिर्फ दर्द ही मिला है। फिर थोड़ा रुककर अरुणी देवी को देखते हुए कहती है, दादी की तो आखिरी इच्छा यही थी ना कि मैं उनके सामने सुहागन के रूप में जाऊं। उनकी इच्छा तो अब पूरी हो चुकी है, तो फिर आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं? क्यों अपने परिवार को खतरे में डालना चाहती हैं? ऐसे ही रोते रोते काव्या फर्श पर बैठ जाती है और बड़बड़ाने लगती है, चले जाने दीजिए मुझे यहाँ से, मैं आपके लिए खतरे की सिवाय कुछ नहीं हूँ, सिर्फ खतरा हूँ। इतना बोलते बोलते काव्या बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। काव्या को ऐसे देखकर सभी के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। भले ही काव्या किसी भी रीजन से इस परिवार से जुड़ी, लेकिन अब सभी उसके दिल से जुड़ चुके थे। अनुराग तो काफी ज्यादा काव्या से जुड़ चुका था। अपनी माँ के सामने ही काव्या को, अपनी माँ के सम्मान ही काव्या को समझता था। काव्या के पर्स पर गिरते ही अनुराग दौड़कर काव्या के पास जाता है और पर्स पर बैठकर काव्या को पकड़ लेता है। सौरभ भी काव्या के पास जाकर उसे चेक करने लगता है। सौरभ सबकी तरफ देखकर कहता है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई है और शायद कल से भाभी ने कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से ये बहुत वीक हो गई है। अरुणी देवी आदित्य से कहती है, आदि आप काव्या को लेकर कमरे में जाइए। आदि अरुणी देवी के कहते ही अपनी जगह से बढ़कर काव्या को गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है। सभी लोग काव्या को ही देख रहे थे। तभी अचानक पृथ्वीराज कहते हैं, माँ काव्या ये क्या कह रही थी? उसकी वजह से उसके माँ पापा की मौत हो गई। अरुणी देवी गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं वही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। काव्या ने मुझे बताया कि उसके घर पर अचानक हमला हो गया था और किसी ने काव्या के माता पिता को मार दिया। उस वक्त काव्या मंदिर गई थी और काव्या घर पर अपने माँ बाप के साथ थी। काव्या ने उन लोगों को अपने माँ बाप को मारते हुए देखा था। तो दोस्तों, कौन है वो आदमी जिसने काव्या के माँ बाप को मार दिया? ये सब हम आगे स्टोरी में आपको धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं स्टोरी डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक भी करें और शेयर करें। अरुणी देवी सबको देखते हुए कहती है, शादी जिन जिन हालातों में की थी वो वही लोग थे, लेकिन उसने मैंने लीडर का अब तक पता नहीं चला। उसके मेन लीडर का अब तक पता नहीं चला। सभी लोग बस अरुणी देवी की हर बातों को गौर से सुने जा रहे थे। काव्या के दर्दों को महसूस करने की कोशिश की जा रही थी। दर्द उनका भी कम नहीं था, लेकिन काव्या ने तो अपने पूरे परिवार को खो दिया, जो किसी के लिए इतना आसान नहीं होता संभालना। सभी को काव्या के लिए बहुत बुरा लगता है। वो सब उनके दर्द को दूर करने की कोशिश कर सकते, लेकिन मिटा नहीं सकते। वहीं आदित्य काव्या के कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। उसे अच्छे से चादर से कवर कर लेता है और उसके पास बैठकर उसे बहुत गौर से देखने लगता है। पूरे परिवार से दूर रहने का दर्द आदित्य काफी अच्छे से जानता था। आखिर उसने भी तो परिवार के होते हुए भी परिवार के साथ नहीं जिया, हर वक्त अपने परिवार से दूरी ही रखता आया है। लेकिन काव्या का दर्द उसके दर्द से भी बढ़कर था। अपने परिवार को अपने सामने मरते हुए देखता, इससे बड़ी और दर्द क्या हो सकती है? अब तक काव्या के आंसू उसके गालों पर उसके दर्द का निशान बना चुके थे। ऐसे काव्या के चेहरे पर दर्द के निशान देखकर आदित्य के दिल में बहुत दर्द होता है। वह उस निशानों को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए उठकर वॉशरूम में चला जाता है और एक गीला कपड़ा लेकर आता है। कपड़ा लेकर आदित्य काव्या के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और काव्या के चेहरे को पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। वो अपने उन दीवारों को पार नहीं कर पा रहा था जो उसने खुद अपने और काव्या के बीच बनाई है। वह अपनी दुल्हन साथी पत्नी को अपनाने की थोड़ी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो अपने हाथों को हमेशा की तरह दूर कर देता है और वहां से उठकर काव्या से बहुत दूर जाने की तमन्ना लिए चला जाता है। काव्या बस अपने बेहोशी में पूरी तरह खोई हुई सी थी। आदित्य सीधे अपनी स्टडी रूम में चला जाता है और सोफे पर बैठकर गहरी सोच में चला जाता है। हर तरफ बादलों में घिरा एक जगह, जहाँ जहाँ बादल पैरों के नीचे, वहाँ एक बूढ़ी औरत। हर तरफ बादलों से घिरी एक जगह, जहाँ बादल
पैर के नीचे वहां एक बूढ़ी औरत, एक 40 साल की औरत और एक आदमी सफेद कपड़ों में सामने एक लड़की को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। वो औरत उस लड़की को प्यार से देखते हुए कहती है, काव्या। काव्या नाम सुनते ही वह लड़की मतलब काव्या दौड़ते हुए उसकी तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वह उनके करीब पहुंचती है वैसे ही वह सब दूर हो जाते हैं। काव्या अपने माँ पापा को सामने देखकर रोते हुए कहती है, आखिर क्यों क्यों आपने हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया? हम भी आपके साथ लेकर चले जाते। आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने जो आप हमें यूं अकेला छोड़कर चले गए? तभी काव्या के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, बच्चा, अगर आप इस तरह दर्द में जीती रही तो हम मरने के बाद भी तड़पते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे तड़पें? काव्या जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं आपको छोटा सा दर्द भी नहीं दे सकती, तो मैं आपको तड़पाने की हिम्मत तो हरगिज नहीं करूंगी। काव्या की माँ कहती है, काव्या, आपको खुद के लिए ना सही लेकिन हमारे लिए उन दर्दों को भूलना होगा जो बीत चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं देखना चाहते। तभी काव्या दर्द से भरी आवाज में बोली, कैसे माँ, कैसे अकेली जीऊंगी, कैसे अपने दर्दों को संभालूंगी? काव्या की दादी उसे काव्या के रिश्ते को याद दिलाते हुए कहती है, काव्या, आप अकेली नहीं है। मैंने आखिरी सांस लेने से पहले आपका रिश्ता जोड़ा, वो सभी आपके साथ हैं। आपको उन्हें ही अपना परिवार मानकर चलना होगा। अपने दर्दों को उनके ऊपर पड़ने मत देना। आखिर हम अपने संस्कारों पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं ना कि आप उनको अपने प्यार से सुलझाएंगी। काव्या, भले ही आपका ये रिश्ता जैसे भी बना हो, लेकिन एक बार इसे अपनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते यूं ही नहीं बनते, उन्हें ऊपर वाला खुद बनाकर भेजता है। काव्या काफी सोचते हुए कहती है, लेकिन वो इतना कहकर जैसे ही सामने देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। काव्या दौड़कर अपने परिवार को आवाज देते हुए हर जगह देखती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। काव्या अपनी बेहोशी में जाकर जोर से चीखती है, माँ। उसके सामने बैठी विशाखा जी जल्दी से काव्या के पास बैठकर घबराते हुए कहती है, क्या हुआ काव्या? किसी के छूने से काव्या सिर उठाकर देखती है। वहां विशाखा जी को देखकर काव्या जल्दी से उनके गले लग जाते हैं और रोने लगती है। काव्या को यूं रोता देखकर विशाखा जी को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वह काव्या को हौसला देते हुए उनका सिर सहलाने लगती है। कुछ देर बाद काव्या शांत होती है और विशाखा जी से अलग हो जाती है। विशाखा जी काव्या के गालों पर हाथ रखने वाली थी कि वह एकदम हवा में ही रुक जाते हैं और अपने हाथों को पीछे कर लेती है। ये काव्या देख लेती है। काव्या कुछ पल हुई उनकी बदतमीजी याद आ गई। काव्या कुछ पल हुई उनकी बदतमीजी याद आ गई। वो अपने हाथ बढ़ाकर विशाखा जी का हाथ पकड़कर अपने गालों में रखते हुए और काफी गिल्ट से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। विशाखा जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, काव्या, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आप किन दर्दों से गुजर रही हैं। काव्या विशाखा जी की आंखों में देखते हुए बोली, दर्द दर्द से तो आप भी गुजर रही है ना, लेकिन आपने तो कभी ऐसी बर्ताव नहीं किया। विशाखा जी काव्या को समझाते हुए, लेकिन आपके जैसा दर्द नहीं है काव्या। उनके हाथों को पकड़कर कहती है, आपका दर्द मेरे दर्द से बढ़कर है। मेरे परिवार तो मुझे कब का छोड़कर चले गए, लेकिन आपका बेटा वो जी तो रहा है, लेकिन एक लाश की तरह। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है? काव्या की बात सुनकर विशाखा जी अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए वहां से उठ जाती है और काव्या की पीठ करके खड़ी हो जाती है और फिर कहती है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वह कमरे से निकल जाती है। इस वक्त विशाखा जी आंखें नम हो जाती हैं, वह आंसुओं को पोंछते हुए बाहर जाती हैं। तभी आदि उनके सामने आ जाता है। आदि अपनी माँ की आंखों में आंसू देख लेता है। उसे दिल में भी दर्द सा उसके दिल में भी दर्द सा उठता है। माँ बेटी की नजरें एक दूसरे से टकराई हुई थी। कुछ देर देखते रहने के बाद विशाखा जी वहां से चली जाती है। आदित्य भी अपने कदम कमरे की ओर बढ़ा देता है। आदित्य अपने कमरे में जाकर हर तरफ अपनी नजरें डालता है, फिर कबर्ड में कुछ फाइल निकालने लगता है। तभी उसके वॉशरूम से काव्या की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। आदित्य अपने हाथ में लगा ली फाइल को रख देता है और तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वॉशरूम का दरवाजा बंद था, इसीलिए वह खटखटाने लगता है। उसे काव्या की दर्द भरी आवाज फिर से सुनाई देती है। वह साइड टेबल से ड्रॉर की चाबी निकालता है और वॉशरूम को खोलता है। वॉशरूम के अंदर वह जैसे ही जाता है सामने देखकर हैरान रह जाता है। काव्या फर्श पर बैठकर अपने पैरों को सहला रही थी। आदित्य जल्दी से उसके पास जाता है और उसके पैर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। काव्या जल्दी से अपना पैर थोड़ी दूर करते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप मेरे पैर मत छूइए। आदित्य काव्या को अजीब नजरों से घूरता है और उसका पैर पकड़ लेता है और उसे पैर पकड़ते ही काव्या के मुंह से आह निकल जाती है, जिसे आदित्य की नजरें काव्या के चेहरे पर जाती हैं और जो अपने दर्द को संभाल रही थी। आदित्य के देखने पर काव्या भी उसे देखने लगती है। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी सी छा जाती है। फिर से एक बार काव्या की नजरें आदित्य की नजरों में ठहर जाती हैं। इन नजरों में खोकर काव्या अपनी मौज के दर्द को बिल्कुल भूल सी जाती है। आदित्य भी काव्या को अपनी नजरों से काव्या के दर्द को ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश रंग लाती है। काव्या अपने दर्द को पूरी तरह से भूल जाती है। इसी का फायदा उठाकर आदित्य काव्या के पैर को पकड़कर मोड़ देता है, जिसकी वजह से काव्या का ध्यान आदित्य की नजरों से हटकर अपने पैर पर पड़ता है और उसकी दर्द भरी आह निकल जाती है। आदित्य के ऐसे करने से काव्या को दर्द से काफी राहत मिलती है। अब आदित्य खड़ा होकर काव्या को उठाने की कोशिश करता है कि काव्या मना करते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। इतना बोलकर वो उठने की कोशिश करने लगती है। वो उठ तो गई, लेकिन फिर से पैर पर दर्द होने लगता है। वो गिरने ही वाली थी
कि तभी उससे पहले आदित्य ने उसे कमर से खींचते हुए पकड़ लिया। काव्या तो बस आदित्य को ही देखती रही। आदित्य काव्या को अपनी गोद में उठाया और बाहर निकल गया। बाहर जाकर वो काव्या को बेड पर बिठाया और रूम में रखा फ्रिज में आइस पैक लेकर काव्या के सामने बैठ गया और काव्या के पैरों को बेड पर रखकर उसके पैरों पर आइस पैक लगाने लगा। काव्या तो आदित्य का ये क्यूट के गेस्चर देखकर उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। काफी देर तक आइस पैक लगाने के बाद आदित्य स्प्रे कर काव्या के पैर पर लगा दिया। आइस पैक और दवाई की बॉक्स को टेबल पर रख दिया। तभी विशाखा जी भी कमरे में खाना लेकर आती है। उनको देखते ही आदित्य कबर्ड से फाइल निकालकर कमरे से बाहर चला गया। काव्या आदित्य के हर एक हरकत को नोटिस की जा रही थी। आखिर में जब आदित्य कमरे से बाहर चला गया तो वो मायूस सी हो गई। विशाखा जी काव्या के पास बैठकर उसे खाना खिलाने लगी। काव्या को किसी सोच में खोया देखकर विशाखा जी पूछती है, काव्या आप क्या सोच रही हैं? काव्या ने थोड़ा सोचकर हिचकिचाते हुए कहा, वो मेरे नहीं नहीं आपके बेटे। काव्या ने ऐसा कहने पर मतलब विशाखा जी समझ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोली, आदि। काव्या विशाखा जी को देख कर कहती है, हाँ वो आपके अपने बेटे हैं, मेरा मतलब है आपके सगे बेटे हैं। विशाखा जी कुछ बोल पाती उससे पहले अनुराग काव्या के साथ बेड पर बैठ कर कहा, नहीं आपको लगता है आदि भाई इन परिवार का हिस्सा है? फिर कुछ सोचते हुए, मुझे तो लगता है ये इस दुनिया के ही नहीं दूसरे प्लेनेट से आए हुए कोई जीव हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी और थोड़ी सी इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। यार इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप सब? प्लीज़ जल्दी से लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लग रही है। अनुराग के ऐसे बोलने से काव्या एक पल के लिए अनुराग की बातों की तरफ ठहर सी जाती है। विशाखा जी वहां से उठकर चली जाती है। वह काव्या और आदित्य के दर्दों को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी। जो दर्द आदित्य ने सहा है उसे काव्या को रूबरू नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए जवाब देने से अच्छा उन्हें वहां से जाना सबसे अच्छा तरीका सूझा। काव्या की नजर बाहर जाती विशाखा जी की तरफ चली जाती है। कुछ पल में अनुराग फिर कहा, भाभी अभी आपकी तबीयत कैसी है? काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है और अपने उन सवालों के बारे में सोचने लगती है जो आदित्य से जुड़े हुए थे। काव्या को देखकर अनुराग समझ गया कि काव्या अब भी आदित्य के बारे में ही सोच रही है। अनुराग काफी नरमी से बोला, माँ ने भी हमें कभी नहीं बताया कि आदि भाई ऐसे क्यों हैं। अनुराग की बातों को सुनकर काव्या उसे देखने लगती है तो अनुराग ने कहा, आपको पता है भाभी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने आज तक आदि भाई को दादी के सिवा किसी से बात करते हुए नहीं देखा। और बचपन से में जब हम खेला करते थे तो दादी माँ और पापा हम सभी को आदि भाई से हमेशा दूर रहने के लिए कहते। ऐसी अजीब सी बात सुनकर काव्या तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। आखिर कोई भी किसी अपने से दूर रहने के लिए कैसे कह सकता है? अब तो काव्या को लगने लगा कि जरूर ही आदि इस घर का बेटा ना हो। लेकिन घर पर तो सभी लोगों के आंखों में आदित्य के लिए प्यार साफ दिखाई देता है। तो आखिर कौन सी वजह रही होगी जो एक माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया? वहीं अनुराग अपने बचपन को ताजा करने की कोशिश करते हुए उन दिनों में खो गया जब सब छोटे थे। घर के हाल पर करीब 6 साल का बच्चा अर्जुन और 3 साल का बच्चा अनुराग आपस में बड़े ही ध्यान से कुछ खेल रहे थे। वहीं करीब 4.5 साल का आदित्य सोफे पर बैठा क्यूब को अपने ही धुन में बजाया जा रहा था। तभी एक 4 साल की बच्ची रूहानी हॉल पर उन दोनों के साथ बैठ गई। फिर एक 3 साल का बच्चा रूहान भी उन तीनों के साथ बैठ जाता है। चारों एक साथ खेल ही रहे थे कि तभी अचानक अनुराग की नजर आदित्य पर चली गई। वह अपनी जगह से उठकर आदित्य की तरफ बढ़ने लगा और वहीं आदित्य के फेस पर सीरियसनेस से भरा हुआ था। अनुराग बढ़ते बढ़ते आदित्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया और जैसे ही अनुराग आदित्य से बात करने के लिए अपना हाथ उसे छूने वाला ही था कि तभी उसकी दादी की तेज आवाज सुनाई आई। अनुराग इतनी जोर से बोलने पर अनुराग ने डर से अपने हाथ पीछे कर लिए। वहीं आदित्य जैसे ही अनुराग के अपने इतने पास देखता है सोफे से उठकर बहुत दूर जाकर खड़ा हो गया। वहीं अर्जुन रूहान भी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। दादी आकर अनुराग के कान पकड़कर डांटते हुए कहती है, आपको हमने कितनी बार मना किया है ना कि आदि से दूर रहिए, आपको एक बात समझ नहीं आती? दादी ने अनुराग के कान इतने जोर से पकड़े हुए थे कि अनुराग से दर्द बर्दाश्त नहीं होता है और वो रोने लगता है। तभी विशाखा जी बाहर आ गई। अरुणी देवी को अनुराग के कान पकड़े देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ है माँ? अरुणी देवी अनुराग के कान छोड़कर गुस्से में बोली, आप इसे अच्छे से समझा दीजिए, आदि से दूर रहे। वहीं अनुराग को अरुणी देवी जैसे ही छोड़ी वो भागकर विशाखा जी के पास जाकर लिपट कर रोने लगा। विशाखा जी अनुराग को गोद में उठाकर चुप करवाते हुए अरुणी देवी से बोली, लेकिन किया क्या है अनुराग ने? अरुणी देवी काफी गुस्से में थी। वो अनुराग को देखते हुए बोली, अभी वो आदि को छूने वाले थे। विशाखा जी हैरानी से, क्या? फिर अनुराग को देखते हुए पूछा, आपने आदि को छूने की कोशिश की? अनुराग रोते हुए बताने लगा, माँ मैं तो बस उसे बात करना चाहता था। विशाखा जी अनुराग के आंसू पोंछते हुए उसे बोली, लेकिन बच्चा हमने तो मना किया था ना कि आप आदि से दूर रहिए। अनुराग बस हाँ में सिर हिला देता है। अरुणी सभी को देखकर बोली, सब आप अपना कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर किसी ने आदि के पास जाने या उसे छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वह हॉल से बाहर चला गया। आदि सबको एक नजर देखकर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही अनुराग को उस दिन को याद आया तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव दिखने लगे। अनुराग को आज भी ये सवाल सताया करता है कि आखिर उसके परिवार के लोग आदित्य से दूर रहने के लिए क्यों कहते थे। फिर अनुराग काव्या के सवालों को याद करते हुए काव्या को देखकर बोला, भाभी आपने मन में सवाल है वो बहुत समय पहले मेरे मन में भी हुआ करता था। काव्या ने याद करते हुए पूछा, कौन से सवाल? अनुराग झट से बोला, यही कि आदि भैया सिंघानिया परिवार के वारिस हैं या नहीं। अनुराग के ऐसे बोलने से काव्या अनुराग
के आगे की बात को सुनने के लिए उसे देखने लगी, लेकिन अनुराग कुछ बोल पाता उससे पहले रूहानी और रुमानी वहां आ गए और अनुराग को अपने साथ जाने के लिए कहने लगे। बहुत रात होने की वजह से अनुराग काव्या को सोने का बोलकर चला गया। उन सबको जाता देखकर काव्या को कुछ याद आया और वो रुमानी को बुलाने लगी। रुमानी रुमानी अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर काव्या को देखी। अनुराग और रुमानी भी रुक गई। काव्या धीरे से बेड पर उठ गई और रुमानी की तरफ बढ़ने लगी। मौज की वजह से काव्या ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर रुमानी काव्या के पास चली गई। काव्या अनुराग और रुहानी को जाने के लिए कहा और रुमानी को देखकर अपने कान पकड़ लिए और काफी कोमलता से बोली, आई एम सॉरी। रुमानी जल्दी से काव्या के हाथ कान से छुड़ाकर उसे पूछने लगी कि आप क्या कर रही है भाभी। काव्या शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगी। आपको मेरी वजह से डांट पड़ी ना, मुझे माफ कर दीजिए। रुमानी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी। एक कमरे में एक आदमी सामने वाले को बैठा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ काली, बोलो कौन है वो। काली ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर वो आदित्य सिंघानिया। वो बैठा हुआ शख्स चौंकते हुए बोला, आदित्य सिंघानिया। काली ने सर झुकाते हुए, जी सर। वो आदमी फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, वो आदित्य सिंघानिया है तो मैं भी ध्रुव सूर्यवंशी हूँ। फिर थोड़ा रुक कर, मुझे आदित्य सिंघानिया की सारी डिटेल चाहिए। काली ने उसे घबराते हुए बताया, सर ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसकी बातों को सुनकर ध्रुव उसे घूरने लगा और काली अपने पसीने पूछते हुए, सर मैं कोशिश करूंगा। ध्रुव उसकी बात को नकारते हुए कहा, नो 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 डोंट ट्राई, जस्ट वेट रिएक्शन। काली कुछ बोलने वाला ही था कि ध्रुव ने उसे नाउ लीव। काली परेशानी से बाहर निकल जाता है। काली अच्छी तरह से जानता था कि आदित्य की डिटेल निकालना आटे में नमक ढूंढने के समान है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वहीं आदित्य सोफे पर सोया ही था कि उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने अपनी आंखों को झट से खोला और अपने चारों ओर नजर घुमाने लगा, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। आदित्य अपने फोन की फ्लैश ऑन करके स्विच बोर्ड की तरफ जाकर स्विच ऑन किया। उसने जैसे ही बेड की तरफ देखा तो हैरान हो गया। काव्या नींद में काफी ज्यादा घबराई हुई थी और रो भी रही थी। आदित्य उसके पास जाकर उसको बेड बड़े गौर से देखने लगा। काव्या पूरे पसीने में भीग चुकी थी। आदित्य अब सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। तभी वह उसके पास बैठकर काव्या के सर को सहलाने लगता है कि काव्या अपनी आंखें झट से खोलती है और अचानक आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। आदित्य तो काव्या की हरकत देखकर बिल्कुल सुन पड़ गया। वो जैसे बैठा था वैसे ही रह गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। काव्या भी पकड़ आदित्य पर कसती जा रही थी, जिससे आदित्य के शरीर में हलचल सी होने लगी थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन काव्या ये सब अब भी नींद में ही बोल रही थी और वह आदित्य की तो हालत ही खराब होने लगी थी। कुछ देर तक रोने के बाद काव्या बिल्कुल चुप हो गई। आदित्य ने उसे थोड़ा अलग करके देखा तो काव्या गहरी नींद में सो चुकी थी। आदित्य गहरी सांस लेकर काव्या को वापस बेड पर सुलाया और सुलाकर जैसे ही वो उठने ही वाला था कि तभी फिर से काव्या के चेहरे पर झुक गया और उसके होठ काव्या के गाल पर टच कर गए। काव्या ने पीठ पर बहुत कसकर आदित्य की शर्ट को मुट्ठी में पकड़ा हुआ था, जिसे आदित्य उठ नहीं पा रहा था। आदित्य के लिए अब ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। आदित्य पीछे से उसकी मुट्ठी भी नहीं खोल पा रहा था। काव्या को इतने करीब देखकर आदित्य को बेचैनी होने लगी। वह बस किसी भी तरह खुद को छुड़ाना चाहता था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद आदित्य रुक गया और काव्या के चेहरे को देखने लगा। काव्या उसे बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। काव्या को देखते देखते आदित्य की आंख भी लग गई और वो उसी तरह काव्या के ऊपर गले लगाए हुए ही सो गया, लेकिन अपना पूरा भार उस पर पड़ने नहीं दिया। आखिर क्यों बचपन में अनुराग को दी गई आदित्य से दूर रहने की नसीहत, क्यों वो आदमी जानना चाहता है आदित्य के बारे में, क्या था काव्या का नाइटमेयर, ये सब हम जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सुबह की पहचान दिखाते हुए सूरज अपनी हल्की किरण पूरे कमरे में बिखारती है। किरणों इस तरह से कमरे में फैल गई कि आदित्य की आंख को खोलने पर मजबूर सा कर देती है। आदित्य ने अपनी आंख धीरे से खोली। आंख खुलते ही आदित्य को काव्या का प्यारा सा चेहरा दिखाई दिया, जो उसे बिल्कुल लिपट कर सोई हुई थी। आदित्य काव्या के चेहरे पर कुछ पल के लिए खोसा गया। फिर वो काव्या से दूर होने के ख्याल से जैसे ही उठने की कोशिश करने लगा, उसे एहसास हुआ कि काव्या ने अब भी उसे कसकर पकड़ा हुआ है। आदित्य ऐसे उठने की कोशिश करने में काव्या थोड़ी हिल सी जाती है। वो आदित्य को और जोर से पकड़कर नींद में बोली, डैडी आप क्या कर रहे हो, ऐसे मत हिलिए, मुझे और सोना है, आप भी सो जाइए। ऐसे बोल काव्या ने आदित्य को अपने और करीब कर लिया। आदित्य की तो धड़कनें ही तेज होने लगी। काव्या के होठ और आदित्य के होठ के बीच बहुत कम की दूरी बच चुकी थी। आदित्य थोड़ी कोशिश करते हुए फिर से काव्या से थोड़ी दूर चला जा गया। काव्या फिर से बड़बड़ाने लगी, डैडी आप मुझे तंग करना बंद करिए, और आपका वजन इतना भारी और इतना हाई क्यों। इतना बोलते बोलते काव्या ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, जैसे ही काव्या की आंखें आधी के खुद को घूरती हुई आंखों पर पड़ती है, वह जल्दी से उठ जाती है, लेकिन इस वजह से दोनों का सर टकरा गया। काव्या अपना सर पकड़कर टकराने की वजह से काव्या को बहुत दर्द हुआ, लेकिन आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेड से उठकर वॉशरूम चला गया। काव्या अपना सिर सहलाते हुए आदित्य को देखकर धीरे से, पता नहीं इसका सर है या पत्थर। वहीं आदित्य तो वॉशरूम जा चुका था। कुछ वक्त में आदित्य जब वॉशरूम से बाहर निकला तो काव्या एक नज़र भी उसे देख नहीं पाती, क्योंकि उसे अपनी हरकतें याद आने लगी जो उसने आदि को अपनी टैडी समझ कर
किया। आदित्य हर बार की तरह तैयार होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था। वहीं काव्या उसे बिना देखे वॉशरूम में घुस गई। काव्या के घुसते ही आदित्य कमरे से बाहर निकल गया। करीब आधे घंटे बाद आदित्य कुछ फाइल्स लेकर कमरे के अंदर आया। वो जैसे ही अपने कबर्ड से सामान निकालने के लिए बढ़ा, सामने काव्या को देखकर उसकी नजरें वहीं ठहर गई। काव्या आदित्य का शर्ट पहनकर आदित्य के अचानक आ जाने से डर से अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ी रही। असल में काव्या जल्दी में अपने कपड़े लेना भूल गई थी। नहाने के बाद जब वह देखती है तो उसे याद आया। काव्या वॉशरूम में चारों ओर नजर घुमाने लगती है तो उसे आदित्य का एक शर्ट मिला। काव्या उस शर्ट को लेकर पहन लेती है। आदित्य की शर्ट काव्या के घुटनों के ऊपर तक थी। काव्या वॉशरूम का दरवाजा खोलकर पहले कमरे की तलाशी लेने लगती है। जब उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई नहीं है तो वह बाहर निकल गई। तभी आदित्य कमरे में आ गया, जिससे काव्या अपनी आंखें झटके से बंद कर लेती है। काव्या को इस तरह से देखकर आदित्य के शरीर में एक अलग ही तरह की बेचैनी होने लगी। वो काव्या की तरफ खींचते सा जाने लगा। उसकी आंखें काव्या से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अचानक से ही वो अपने कदम पीछे करते हुए जल्दी से कमरे से बाहर चला गया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिसे काव्या अपनी आंख खोल ली। सामने आदित्य को ना देखकर काव्या राहत की सांस लेते हुए कपड़ों लेकर वॉशरूम में चली गई। वहीं आदित्य कमरे से निकलकर सीधा स्टडी रूम में जाकर सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होती ही आदित्य के सामने एक धुंधली सी याद आने लगती है। याद आदित्य के काव्या को पकड़कर गिराने के बाद वो जल्दी से अपने हॉस्टल रूम में जाकर अपनी शर्ट को निकालकर फेंक दिया था। इस वक्त आदित्य का चेहरा घबराहट की वजह से पसीने से भीगा हुआ था। आदित्य अपने शरीर को देखने लगता है। पैरों और सीना और पीठ हर जगह वह कुछ खोजने की कोशिश करने लगता है। तभी पीछे से आवाज आई, ये कैसे पॉसिबल है? आदित्य जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो सौरभ काफी हैरानी से उसे ही देख रहा था। आदित्य इस बात को लेकर खुद हैरान था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी अचानक से ही सौरभ अपने हाथ आदित्य को छूने के लिए बढ़ाया कि आदि घबराते हुए पीछे हट गया और चिल्लाते हुए बोला, ये तू क्या कर रहा है? आदित्य के ऐसे चिल्लाने से सौरभ आदित्य को देखने लगा, जो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आदित्य की घबराहट को देखते हुए सौरभ ने अपने कदम पीछे कर लिए और फिर कहा, दी मुझे लगता है तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आदित्य परेशान होकर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस लड़की को छूने के बाद भी वो इतना बोलकर गहरी सोच में डूब गया। आदित्य यही सब सोच रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने आंख खोलकर पीछे मुड़कर देखा तो सौरभ मुस्कुराते उसे ही देख रहा था। अनुराग अर्जुन के पास काफी शांति से बैठा था। अर्जुन को काफी देर से देखे जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें थोड़ी नम सी थी। अनुराग अपने दर्द को अर्जुन के पास रहकर जी ही रहा था कि उसे किसी का स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या उसे काफी शांति से देख रही थी। काव्या को देखते ही अनुराग अपने दर्द को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, भाभी आप यहाँ? काव्या अपना हाथ हटाकर बोली, हम आपको हमारे साथ ले जाना चाहते हैं। अनुराग सवाल भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, कहाँ? लेकिन काव्या अनुराग को उठाते हुए बोली, चलिए। तो अनुराग भी काव्या के पीछे जाते हुए बार बार पूछे जा रहा था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। काव्या अनुराग का हाथ पकड़कर हॉल से होते हुए बाहर जाने लगी कि तभी उसे किसी ने पुकारा। काव्या अपना नाम को सुनकर काव्या पीछे मुड़कर देखी तो अरुणी देवी उसकी तरफ ही आ रही थी। अरुणी देवी ने काव्या के पास खड़े होकर पूछा, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? तभी अनुराग झट से जवाब देता है, वही तो दादी, मैं भाभी को कब से पूछ रहा हूँ पर ये तो बता ही नहीं रहे हैं। अरुणी देवी अब काव्या को देखने लगी। काव्या बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि बाला जल्दी से आता है और सर झुकाए कहता है, मालकिन हमें मीटिंग के लिए देरी हो रही है। अरुणी देवी एक नजर काव्या और अनुराग को देखती है और वहां से जाने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए अरुणी देवी पीछे मुड़कर कहती है, अनुराग बॉडीगार्ड के साथ लेते जाइएगा। अनुराग हमें सिर हिला देता है। काव्या फिर से अनुराग का हाथ पकड़कर बाहर लेते जाने लगी। अनुराग तो बस काव्या के पीछे जाने लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ वक्त बाद उसकी कार एक मंदिर में आकर रुकी। मंदिर को देखकर अनुराग काव्या की तरफ देखने लगा तो काव्या उसकी आंखों के इशारे से उतरने के लिए कहती है। दोनों कार से उतरते हैं। काव्या मंदिर के पहली सीढ़ी को छूकर आगे बढ़ती है। वहीं प्रियांश अपनी ऑफिस में जाने के लिए यहीं से होकर गुजर रहा था। उसकी नज़र काव्या पर पड़ी तो वो झट से ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है और काव्या को देखने लगा। काव्या अपनी सादगी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रियांश जैसे ही काव्या से मिलने के मकसद से बाहर जाने का था कि उसकी नज़र अनुराग पर चली जाती है। अनुराग को देख प्रियांश वहीं पर रुक गया और अपने से ही कहा, ये अनुराग सिंघानिया यहाँ क्या कर रहा है और काव्या इसके साथ क्या कर रही है? फिर कुछ सोचते हुए ड्राइवर को देखते हुए कहा, सुनो पता करो तो ये सिंघानिया यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्राइवर जी सर बोलकर कार से उतरकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। वहीं अनुराग काव्या मंदिर के अंदर पहुंच गई। अनुराग को देखते ही पंडित जी उनके सामने आकर हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अनुराग काव्या को पंडित जी से मिलाते हुए, पंडित जी ये मेरी भाभी है। काव्या को देखकर पंडित जी उसे भी नमस्ते किया। काव्या पूजा का सामान देते हुए कहती है, हमें अर्जुन के नाम की पूजा करवानी है। पंडित जी सारा सामान लेकर पूजा करने लगते हैं। वहीं अनुराग हैरानी से काव्या को देखे जा रहा था। काव्या हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या को देखते हुए अनुराग भी अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता है। काव्या बहुत साधना के साथ पूजा करने लगी। वहीं इधर प्रियांश का ड्राइवर वापस आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने आते ही प्रिंस सवाल किया, कुछ पता चला? ड्राइवर ने जवाब दिया, सर सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू पूजा के लिए आई है। जैसे ही प्रिंस ये सुना उसे झटका लगा। फिर अपने में ही कहता है, मतलब काव्या अर्जुन की वाइफ है? इतना बोलते ही उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगे। वो ड्राइवर को ऑफिस जाने के लिए कहने लगा। इधर काव्या और अनुराग का पूजा खत्म हो चुका था और दोनों वहां पर
बने बेंच पर बैठकर प्रकृति की खूबसूरती देखने लगते हैं। दोनों के बीच अब तक शांति थी, लेकिन काव्या शांति को भंग करते हुए बोली, हमारी दादी कहती है कि अगर हमें अपने दर्द सहन करने की क्षमता खत्म होनी सी लगती है तो वो दर्द मंदिर में आकर भगवान के चरणों में रख दे तो काफी हद तक दर्द कम हो जाता है। काव्या की बात को सुनकर अनुराग उसे देखने लगा। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब अनुराग के दर्दों को अपनी माँ के सिवाय किसी ने समझा था। उसके दिल में छिपे दर्द को किसी ने पहचाना था। आखिर क्यों कहा है कि भाभी माँ के समान होती है? क्योंकि भाभी और माँ के गुण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। भले माँ हमें जन्म देती है, लेकिन भाभी अपनी एक अलग माँ की पहचान लिए आती है। काफी देर की शांति के बाद काव्या अनुराग को देखते हुए कहती है, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं ना? अनुराग ने जवाब दिया, आपने आपसे ज्यादा। काव्या थोड़ा शर्मिंदा होते हुए, अगर मैं आप लोगों के जिंदगी में ना आई होती। इतना बोल काव्या की आंखें थोड़ी नम सी हो गई। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर बोला, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? आप अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। किस्मत में जो होना होता है वो होकर रहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अनुराग की बातों को सुनकर काव्या को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। आखिर कोई कुछ भी बोले, वजह तो काव्या ही थी, उसे दर्द की। काव्या बातों को बदलते हुए बोली, हमें आपके बारे कुछ बताइए ना। अनुराग काव्या की बातों को समझते हुए अपने अंदाजे में, अब खुद की क्या तारीफ करूं? घर का छोटा हूं मैं बेटा, अपने कॉलेज का हीरो, सब है जीरो, माँ का लाडला, कभी करती ना झगड़ा। अनुराग ये इतना बोलते ही काव्या खिलखिलाकर हंसने लगी। अनुराग भी काव्या को देखते हुए हंसने लगा। कुछ देर तक हंसते रहने के बाद काव्या बोली, ये तो हमें भी पता है, कुछ ऐसा बताइए जो हमें ना पता हो। अनुराग काफी असमंजस में, जैसे काव्या थोड़ा सोचते हुए, जैसे गर्लफ्रेंड नाम सुनते ही अनुराग को मुंह छोटे बच्चे जैसे बन गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, कोई नहीं है। काव्या हैरानी से उसे देखते हुए, इतने हैंडसम और इंटेलिजेंट होकर भी गर्लफ्रेंड नहीं है? अनुराग ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या भाभी आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? काव्या मुस्कुराते हुए, हम कहाँ आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप ना सही आपके भाई के। इतना बोलते ही काव्या रुक गई। जैसे ही भाई शब्द उसके मुंह में निकला, काव्या को अपने सामने आदित्य का चेहरा दिखने लगा। जब उसे एहसास होता है कि उसने अनुराग से क्या पूछ लिया, वह थोड़ा शर्मासी गई, लेकिन अपने चेहरे पर दिखने नहीं देती। आखिर क्या मोड़ लाएगी काव्या और आदित्य की जिंदगी? क्या ये छोटी छोटी नजदीकियां ला पाएगी इन्हें करीब? ये सब हम जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यार दोस्तों, कितनी अच्छी तो वीडियो है, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। बहुत कम लाइक है, क्या ही जाता है। प्लीज़ एक बटन दबा दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। काव्या के अधूरे सवालों को जैसे अनुराग पूरी तरह समझ गया। अनुराग काफ़ी अतरंग तरीके से कहा, भाई आप भाई की गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो, लेकिन कौन से भाई? मेरे प्यारे अर्जुन भाई या फिर मेरे खड़ूसादी भाई? अनुराग की बातों से काव्या अपनी नजरें चुराने लगी और मन ही मन यही सोचने लगी कि आखिर उसने ये सवाल ही क्यों किया। यूं अपनी नजरें चुराते देख अनुराग शरारत से कहा, मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ? आप तो आदि भाई के बारे में ही पूछेंगे। काव्या ने झट से जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अनुराग काव्या की सिचुएशन को समझते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने दोनों भाइयों के बारे में बताता हूँ। मैं दोनों भाइयों को ये लव लड़की में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। माँ तो परेशान हो जाती है कि आखिर दोनों में कोई शादी करेगा भी या नहीं। वैसे हमें ये तो पूरा यकीन था कि आदि भाई कभी शादी नहीं करेंगे। दादी ने भी उन्हें कभी नहीं कहा, लेकिन अर्जुन भाई के पीछे माँ तो हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। आपको पता है, अर्जुन भाई ने कम से कम 50 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, और जब उन्होंने आपकी तस्वीर देखी तो तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन इतना बोल अनुराग रुक गया। अनुराग रुकते ही काव्या उसे देखने लगी। इस वक्त अनुराग के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अनुराग जल्दी से खुद को संभालकर मुस्कुराते हुए कहा, और आदि भाई, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि आदि भाई ने शादी कर ली और आपके साथ रिश्ता जुड़ गया। काव्या अनुराग के हर एक बात और एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी, क्योंकि अनुराग अंदर से इतने दर्द में होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था। यह बात काव्या के दिल से छू लिया। काव्या अपना हाथ बढ़ाकर अनुराग के गालों को छूकर प्यार से कहा, रिश्ता तो हमारा भी जुड़ चुका है ना, फिर भी आप अपने दर्दों को मुझसे छुपा रहे हो। अनुराग काव्या की तरफ देखकर उसके हाथ को छूते हुए कहा, भाभी मैं अपने दर्दों को छुपा नहीं रहा, बल्कि आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। काव्या ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों? अनुराग कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन रिंग हुआ। वो फोन लेकर साइड में चला गया। वहीं काव्या मंदिर के ऊपर से नीचे जंगलों को एकटक देखे जा रही थी। कुछ देर बाद अनुराग वापस आकर बोला, सॉरी भाभी, लेकिन अभी हमें चलना होगा, हम फिर कभी आ जाएंगे। अनुराग के बोलते ही काव्या उठ गई और दोनों सीढ़ियों से उतरकर कार में बैठ गए। ऑफिस में आदित्य अपने लैपटॉप पर पूरी तरह से व्यस्त बस अपने हाथों को चलाई जा रहा था। तभी दरवाजे पर नोक होता है तो आदित्य बिना अपना काम रोके अंदर आने के लिए कहता है। रोकी जल्दी से अंदर आकर बोला, सर आपको कोई इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। आदित्य अपने लैपटॉप से नजरें हटाकर एक नज़र रोकी को देखा और फिर अपनी आंखें लैपटॉप पर गड़ाते हुए बोला, ये कोई नई बात नहीं है, खैर पता करो किसे मेरे बारे में जानने की इतनी दिलचस्पी हो गई। रोकी ओके सर कहकर फिर कहा, सर दादी ने आपको आज जल्दी घर बुलाया है। आदित्य रोकी को जाने का इशारा करता है और खुद अपने काम पर मग्न हो गया। वहीं रोकी राठौड़ विला में एक कार तेजी से रुकती है और प्रियांश कार से उतरकर तेज कदमों से विला के अंदर जाने लगता है। प्रियांश को जब से पता चला कि काव्या अर्जुन की वाइफ है तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। भले ही ये खबर झूठी थी कि काव्या अर्जुन की वाइफ है, लेकिन प्रियांश ने जितना जाना था उसके हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। प्रियांश अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ नीलिमा राठौड़ सोफे पर बैठकर कुछ बुन रही थी। प्रियांश अपनी माँ को देखकर उसकी तरफ बढ़ गया। वहीं उसकी माँ तो अपने ही मन
अपने में पूरी व्यस्त थी। तभी प्रियांश उन्हें पुकारता है। माँ, प्रियांश को इस वक्त घर पर देखकर नीलिमा जी हैरानी से कहा, आप इस वक्त यहाँ? प्रियांश हॉल के चारों तरफ नजरें घुमाकर कहता है, माँ दी कहाँ है? नीलिमा अपने सवालों में बंधी हुई ही बोली, आप प्रीत तो अपने कमरे में है, लेकिन आप आज ऑफिस? वह उसके आगे कुछ बोलता पाता प्रियांश सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोला, मैं मिलकर आता हूँ। नीलिमा जी तो बस उन्हें हैरानी से जाते हुए देखने लगी। प्रियांश सीढ़ियों से चढ़कर एक कमरे के अंदर गया। कमरा बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। कमरे के चारों तरफ एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। दीवारों में सिर्फ उस लड़के की ही तस्वीर ही थी। वहीं प्रीत अपने बेड पर उल्टा लेटकर अपने हाथों में लिए तस्वीर को बड़े ही प्यार से देख रही थी। प्रियांश आगे बढ़कर प्रीत के पास खड़ा हो जाता है। दी, प्रियांश के बोलने से प्रीत अपने आशिक के ख्वाबों से बाहर आती है और सीधे होकर बेड पर बैठकर उसे देखने लगती है। प्रियांश को ऐसे अचानक अपने कमरे में देखकर प्रीत ने पूछा, क्या हुआ छोटे, तू यहाँ अचानक? प्रियांश प्रीत की तरफ एक लिफाफा बढ़ा देता है। प्रीत लिफाफे को कंफ्यूज होकर देखने लगती है और कहती है, ये क्या है? प्रीत इशारे में लिफाफे को खोलने के लिए कहता है तो प्रीत भी उसे लिफाफे को खोलकर देखती है। उस लिफाफे को देखते ही प्रीत प्रियांश को देखते हुए, ये क्या है? प्रियांश जल्दी से उसके साथ बैठ जाता है और कहता है, दी, मैंने इन सब के बारे में पता किया है। ये सब का बैकग्राउंड के सारे नेचर भी ठीक है और कुछ से तो मैं मिल भी चुका हूँ। प्रीत प्रियांश के बातों को ना समझते हुए कहती है, ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? प्रियांश प्रीत का हाथ पकड़कर कहता है, क्योंकि दी, शादी तो आपको ही करनी है। जैसे ही प्रीत ये सुनती है, उसके लिफाफे में लाई फोटो को फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास है? प्रियांश प्रीत को समझाते हुए कहता है, दी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? जिसके ख्वाबों में आप खोई हुई है वो किसी और का हो चुका है। प्रीत गुस्से में प्रियांश को उस लड़के की तस्वीर की तरफ दिखाते हुए कहती है, मेरा ये कोई जब ख्वाब नहीं है, ये मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरा पागलपन सब कुछ है और ये मेरे सिवाय किसी का नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे तुम? इतना बोलकर प्रीत गुस्से में कमरे से निकल जाती है और प्रियांश उसके पीछे पुकारते हुए जाने लगता है। प्रीत विला से बाहर जाकर कार में बैठकर तेज रफ्तार से चली गई। वहीं नीलिमा जी प्रीत को इतने गुस्से में परेशान सी हो गई और सामने खड़ी प्रियांश से कहती है, क्या हुआ प्रीत, इतने गुस्से में क्यों चली गई? प्रियांश मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी माँ को देखकर कमरे में जो हुआ सब बता देता है। सारी बातों को सुनकर नीलिमा जी काफी मायूस और दर्द से कहती है, काश हमारे खानदान के बीच सब ठीक होता तो प्रीत को उसका प्यार मिल जाता। प्रियांश भी अपनी दी के लिए बहुत दुखी हो गया। वह अपने कमरे की तरफ गया। राठौड़ और सिंघानिया परिवार में आपसी दुश्मनी काफी पहले से चलती आ रही है, जिसकी वजह से दोनों परिवार एक दूसरे को जलती आंखों में देखते आए हैं। दोनों की दुश्मनी ना कभी घटी और ना ही बढ़ी। प्रीत एक ऐसा नाम थी जो सिंघानिया परिवार से जुड़ना चाहती थी, लेकिन अरुणी देवी ने कभी भी ये इजाजत नहीं दी थी। इजाजत ना मिलने की वजह से प्रीत का पागलपन हद पार हो गया था। इस पागलपन में उसे सिंघानिया परिवार पर हमला भी करवाया, लेकिन आदित्य ने अपनी एक नज़र में ही सारे हमले को पलट कर रख दिया। प्रीत राठौड़ परिवार की सबसे लाडली थी। उसके दादा दादी, उसके पापा तीनों ही प्रीत पर अपनी जान छिड़कते थे। प्रीत के कहने पर उन्होंने सिंघानिया परिवार को यह समझाने की कोशिश की थी कि सब अपनी दुश्मनी भूलकर रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन अरुणी देवी को यह बात राश नहीं आई और उन्होंने घर से बाहर से ही उन्हें ठुकरा दिया। इस बात से राठौड़ परिवार नाखुश हो गया। प्रीत के दादाजी का तो खून खुल उठा। अगर प्रीत बीच में ना आती तो उन्होंने कब का सिंघानिया परिवार को जान से मारने की साजिश रच ली होती। प्रीत काफी गुस्से में कार में तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई सकती थी कि कोई उसके प्यार को उसका ना कहे। प्यार जो काबू कर सके वह ऐसे ही अपने प्यार को जाने दे सकता है, लेकिन जब प्यार हद से आगे बढ़ जाए तो वह पागलपन का रूप ले लेता है। कार चलाते चलाते एक सुनसान सी सड़क पर रुक गई। प्रीत कार से उतरकर कार के आगे उठकर बैठ गई और अपने फोन में वॉलपेपर पर लगी लड़के की फोटो को देखते हुए बोली, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैं किसी का भी तुम्हें होने नहीं दूंगी। जिसने भी तुम्हें मुझसे छीना है उसे मैं जल्द नरक के दर्शन करवा दूंगी और तुम सिर्फ मेरे हो, जाओ। इतना बोल प्रीत अपने फोन को सीने से लगा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यदि आदित्य जब शाम को घर लौटा तो हॉल में कुछ लोग को देखा। उसके साथ उसके पूरे परिवार उसके साथ बैठे हुए थे। आदित्य को देखते ही अरुणी देवी अपनी जगह से खड़ी हो गई। आदित्य अरुणी देवी को बुलाते ही सबकी नजरें आदित्य पर चली गई और सब अपनी जगह पर खड़े हो गई। आदित्य अपने कदमों को बढ़ाते हुए अरुणी देवी के पास आ गया। अरुणी देवी काव्या को भी अपने पास बुलाती है और आदित्य के सामने खड़ा कर देती है। फिर उन लोगों को देखते हुए अरुणी देवी बोली, ये हमारे पोते आदित्य और ये इनकी पत्नी काव्या। इंट्रोड्यूस करवाने पर आदित्य उन लोगों से हैंडशेक करता है और काव्या सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। तभी उसमें से एक आदमी ने कहा, वैसे हमने बिजनेस की दुनिया में इतना नाम बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं था। उनकी बात सुनकर अरुणी देवी बस मुस्कुरा देती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। तभी एक आदमी बैठते हुए बोला, हमने अर्जुन से बहुत कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका कॉल लग ही नहीं रहा, इसीलिए हमें यहीं आना पड़ा। अर्जुन का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर दर्द उभरने लगा। अरुणी देवी दर्दों को नकारते हुए कहती है, जी अर्जुन तो इस वक्त हॉलीडे पर है, इसीलिए हमारा भी उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। अरुणी देवी का यूं झूठ बोलने से सबकी नजरें उन पर ही ठहर गई। वहीं बैठे आदमी थोड़े परेशान से हो गए, लेकिन कंपनी को उनकी जरूरत है। कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए हमें काफी वक्त से काफी परेशानी है। अरुणी देवी भी थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोली, अगर अर्जुन के अलावा हम में से कोई आ जाए तो वहाँ के सभी लोग एक दूसरे को देखकर सहम जाते हैं। और बोले, सिंघानिया परिवार के कोई भी वहां आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही अरुणी देवी राहत की सांस लेने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद दादी ने जवाब दिया, ठीक है आदि वहां चले जाएंगे।
जैसे ही वहाँ बैठे लोग ये सुनते कि ही सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन से ज़्यादा आदित्य कंपनी को संभालने की पावर रखता है। वो पल भर में सारी परेशानियां यूं ही खत्म कर देता है। जहाँ कंपनी वाले खुश थे, वहीं काव्या नाखुश सा हो गई। उन लोगों के कहने के मुताबिक आदित्य एक हफ्ते के लिए वहाँ पर रहेगा। आदित्य का यूं दूर जाना पता नहीं काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक नज़र आदित्य को देखती है। आदित्य हमेशा की तरह बिना भाव के वहाँ खड़ा था। काव्या की नाखुशी को कोई तो देख कर था। काव्या की नाखुशी कोई तो देख रहा था, जो बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहा था, लेकिन वो काव्या के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या प्रीत का पागलपन कर देगा काव्या और आदित्य को एक दूसरे से अलग? क्या आदित्य का जाना दिलाएगा काव्या को प्यार का एहसास? ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। स्टोरी में कुछ भी कमी है तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताना, ताकि मैं बेहतर करने की कोशिश करूँ। आदित्य का यूं दूर जाना काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह एक नज़र आदित्य को देखती है, लेकिन आदित्य तो हमेशा की तरह बिल्कुल शांत खड़ा था। काव्या की नाखुशी को अनुराग साफ देख पा रहा था, लेकिन वह चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। कंपनी के लोग सिंगानिया परिवार से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। आदित्य वहां से जाने ही वाला था कि अरुणी देवी कहती है, आदित्य कल ही आप चले जाइए और आपको वहां एक हफ्ते से के लिए रहना है। आदित्य सहमति जताते हुए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। काव्या मायूस सी सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे की तरफ जाने लगती है। अनुराग के साथ अब तक सौरभ भी काव्या की मायूसी को देख लेता है। सौरभ को भी काव्या के लिए बुरा लगता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकता था। काव्या मायूस सी कमरे में पहुंचती है। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजरें आदित्य को देखने के लिए बेकरार सी हो जाती है। वह इधर से उधर अपनी नजरें घुमाती है, लेकिन आदित्य कहीं नहीं दिखता। काव्या बेड पर जाकर बैठ जाती है। तभी आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है। आदित्य की आहट से काव्या की नजरें उसकी तरफ चली जाती हैं। आदित्य को देखते ही काव्या को सुकून सा लगता है। आदित्य अपने कदमों को बढ़ाते हुए काव्या की तरफ जाने लगता है। जैसे ही ये काव्या को एहसास होता है, उसकी धड़कनें तेज होने लगती है। काव्या बस एकटक आदित्य को देखे जा रही थी। कुछ देर बाद आदित्य काव्या के बिल्कुल पास पहुंचता है और झटके से झुकते हुए टेबल से अपना फोन लेता है। इस वक्त आदित्य काव्या के काफी करीब था। आदित्य के करीबी महसूस होते ही काव्या अपनी नजरें आंखें बंद कर लेती है। आदित्य अपना फोन लेकर काव्या को बिना देखे कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही काव्या अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, आदित्य सिंगानिया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम लोगों को उसे देखने का कोई हक नहीं है। वह बस मेरा है। आवाज कानों में पड़ते ही काव्या उस दिन में खो जाती है। कॉलेज के गार्डन में एक लड़की बिल्कुल किसी महारानी की तरह बैठी हुई थी और सभी स्टूडेंट को वह बुलाती थी, जितने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन घमंड उसकी खूबसूरती को कहीं छुपा सी रही थी। पिया भी काव्या को खींचते हुए वहां लेकर जाती है। तभी उस लड़की की तेज आवाज उसे गार्डन में सुनाई देती है, सब के सब कान खोलकर सुन लो। आदित्य सिंगानिया सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसे देखने का हक तुम में से किसी को नहीं है। उसके ऐसे बोलने से काव्या चिढ़ते हुए कहती है, ये प्रीता पागल हो गई है क्या? ये बताने के लिए यहाँ सबकी भीड़ को इकट्ठा किया है और तू भी मुझे यहाँ लेकर आ गई ये बकवास सुनाने के लिए। पिया पिया मुस्कुराते हुए कहती है, आदित्य है ही इतना हैंडसम, उसके लिए कोई कुछ भी कर जाए। अगर मैं होती, काव्या उसे रोकते हुए बोली, बस कर। सबको बस उस हैंडसम होना ही दिखता है, किसी को ये नहीं दिखता वह कितना खड़ूस है। पिया झट से कहती है, ऐसा क्या कर दिया उसने तेरे साथ जो तू हमेशा चिड़ी रहती है? काव्या ये सुनकर हड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ भी नहीं, वो मेरे साथ क्या करेगा? काव्या की बात और चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए पिया उसे शक भरी नजरों से देखने लगती है। पिया को यूं घूरता देखकर काव्या चिढ़ते हुए कहती है, अब ये घूरना बंद कर और यहाँ से चल। इतना बोलते ही काव्या पिया को घसीट कर वहां से ले जाती है। काव्या ये सब सोच ही रही थी कि वो एकदम से वर्तमान में आकर रुक जाती है और साइड में रखी फोटो फ्रेम को देखकर अपने हाथ को बढ़ाकर छूने लगती है। रात के 12 बजे जब आदित्य कमरे में आया तो देखा काव्या बेड पर नहीं होती। वह नजरें बालकनी की तरफ करता है, जो उसे काव्या बालकनी में दिखाई देती है। काव्या को जागता देखकर आदित्य को कुछ समझ नहीं आता। आदित्य की हट से काव्या भी पलटकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य को सोफे की तरफ बढ़ता देखकर काव्या जल्दी से बालकनी में आकर सोफे पर बैठ जाती है, क्योंकि काव्या को पता चल चुका था कि आदित्य सोफे पर सोने वाला है और उसे यह भी पता था कि आदित्य सोफे पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं सो सकता। काव्या की इस हरकत से आदि उसे घूरते हुए देखने लगता है, लेकिन काव्या उसे नजरअंदाज करते हुए अपने फोन पर कुछ करने लगती है। अब आदित्य कभी काव्या को देखता है तो कभी बेड को। उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो सोए तो कहाँ सोए। आदित्य की आदत भले ही देर रात तक जागने की थी, लेकिन फिर भी वह सोता जरूर था। उसकी जगह पर तो काव्या ने डेरा जमा लिया हुआ था। आदित्य को भी ये बात पता था कि अगर वह बेड पर जाकर सोएगा तो काव्या सोफे पर सो जाएगी, और ये कभी वह होने नहीं देगा। आदित्य को यूं खड़ा देखकर काव्या चोर नजरों से उसे देखती है, फिर अपने फोन को देखने लगती है। काव्या देर तक खड़े रहने के बाद आदित्य अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। काव्या उसे देखकर खुश हो जाती है। काव्या खुशी थी कि आदित्य सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और कम लाइट में लैंप ऑन कर देता है। इतना करने के बाद आदित्य काव्या की तरफ बढ़ने लगता है। काव्या तो बस उसे हैरानी से देखती जा रही थी। आदित्य काव्या के कुछ दूरी पर उसे सोफे पर बैठ जाता है और अपने सर को सोफे पर रखकर आंखें बंद कर लेता है। काव्या अपना पूरा प्लान चौपट हो जाता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आदित्य ऐसा भी कर सकता है। अब काव्या का चेहरा उदास सा हो जाता है। काफी देर तक काव्या अपने फोन को देखती रहती है। आदित्य अब तक गहरी नींद में सो चुका था। काव्या अपने फोन से ध्यान हटाकर आदि की तरफ देखती है। आदित्य बैठे बैठे सोफे पर बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। उसे सर बार बार उस तरफ झुके जा रहा था। ये देखकर काव्या काफी इरिटेट होकर कहती है, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, फिर भी इन्हें तो सोफे पर ही सोना है, जैसे उनकी बीवी हो।
यह बोलकर काव्या आदित्य के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती है और बैठ बैठ तो जाती है, लेकिन उसे थोड़ी घबराहट सी होने लगती है। तभी फिर से आदित्य का सर झुकता है तो काव्या आदित्य को पूरी तरह से झटक जाती है और आदित्य का सर अपने कंधे पर रख लेती है। उसके ऐसे करते ही आदित्य अपना हाथ काव्या के हाथ के ऊपर रख देता है। आदित्य के हाथ थामते ही काव्या उसे देखने लगती है। आदित्य को इतने करीब देखकर काव्या को बहुत सुकून सा मिलता है। काव्या की धड़कनों पर उसका कोई काबू नहीं था। वह शांत कमरे में शोर करते जा रही थी। आदित्य की सांसें काव्या की गर्दन पर टकरा रही थी, जैसे काव्या सिर सी जा रही थी। ऐसे ही काव्या आदित्य के करीब और सांसों को महसूस कर कुछ पलों में सो जाती है। अंधेरे में घिरा कमरे में एक लड़की को कुर्सी से बांधा गया। उसकी हालत से साफ पता चल रहा था कि वह 24 घंटों से ऐसे बंधी हुई है। वहां 2 आदमी आकर उस लड़की के हाथ पैर खोलते हैं और घसीटते हुए कमरे में ले जाते हैं। वह लड़की बस चिल्लाई जा रही थी। वह 2 आदमी काफी बेरहमी से लड़की को कमरे के अंदर ढकेल देते हैं। वह लड़की एक आदमी के पैरों के नीचे गिर जाती है। जब वह सर उठाकर देखती है तो वह लड़की उस आदमी को नफरत और घिन भरी नजरों से देखती है। वह आदमी और कोई नहीं, ध्रुव था। तभी वह दोनों आदमियों में से एक कहता है, बॉस, ये लड़की आपको मराना चाहती है। हमने वक्त रहते ही इसे पकड़ लिया। ध्रुव उस लड़की को देखकर उसके सामने एडियों के बल बैठ जाता है और उस लड़की के जबड़े को जोर से पकड़कर कहता है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तुम मुझे मराना चाहती हो? वह लड़की नफरत से कहती है, क्यों, तुम्हें अपनी गुनाह याद नहीं है? ध्रुव हंसते हुए कहता, क्या करूं बेबी, इतने सारे गुनाह किए हैं मैंने कि गिनने का वक्त ही नहीं मिला। वह लड़की गुस्से से कहती है, और तुम्हें लगता तू मेरी दी को मारने का गुनाह करेगा और तू बच जाएगा? आखिर क्यों, क्या गलती थी मेरी दी की? बस यही ना कि गलती से उसने तुम्हारे ऊपर पानी गिरा दिया। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम उसकी बहन हो? फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उन दोनों आदमियों को वहां से जाने का इशारा करता है और कहता है, वैसे आप अपनी दी से काफी खूबसूरत हो तुम। खैर, बात करने में वक्त नहीं बीतते हैं। आखिर तुम्हारी दी ने जो गलती की उसे बड़ी गलती तो तुमने की है और गलती की सजा तो मिलती ही है। इतना बोलते ही ध्रुव उस लड़की को पकड़कर बेड पर फेंक देता है और अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हारी दी को कैसे मारा। ध्रुव के इस तरह बोलने पर भी उस लड़की की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था। ये देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि आज तक ध्रुव ने जितनी भी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी, लड़कियां या तो गिड़गिड़ाती हुई उसके छोड़ने की भीख मांगती हैं या फिर डर से बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये लड़की ना ही चिल्ला रही थी और ना ही भीख मांग रही थी, बस ध्रुव को नफरत से देख रही थी। ध्रुव अपनी शर्ट को फेंककर उस लड़की के ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर आती ही लड़की एक जोरदार पंच उसके सीने पर मारती है और ध्रुव सीधे बेड से नीचे गिर जाता है। वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अपनी दी की तरफ कमजोर मत समझना। ध्रुव अब तक खड़े हो जाता है। पंच खाने के बावजूद ध्रुव को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आई लाइक स्ट्रॉन्ग गर्ल। इतना बोल इस बार ध्रुव उस लड़की के दोनों हाथ को कसकर पकड़ लेता है और अपने पैरों से उसके पैरों को पूरी तरह से गिरफ्त में ले लेता है। उस लड़की के गालों को किस करते हुए कहता है, लेकिन बेबी, तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम ध्रुव सूर्यवंशी का मुकाबला कर सको। वह लड़की गुस्से में कहती है, अगर तुम ध्रुव सूर्यवंशी है तो मैं भी श्रेष्ठा त्रिपाठी हूँ। ध्रुव मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा के हाथों को ऊपर करते हुए एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके कपड़ों को निकालने लगता है। ये देखकर श्रेष्ठा झटपटाने लगती है, लेकिन ध्रुव ने इतना जोर से पकड़ रखा था कि वह कुछ कर ही नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में ध्रुव ने अपनी हैवानियत दिखानी शुरू कर दी। वह श्रेष्ठा को पूरी तरह से किस और बाइट किए जा रहा था। श्रेष्ठा अब भी हार नहीं मानी थी। वह अपनी कोशिश जारी रखी हुई थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती जा रही थी। ध्रुव कुछ ही देर में अपनी और श्रेष्ठा के सारे कपड़े उतार देता है और झटके से उसमें समा जाता है। श्रेष्ठा दर्द से चिल्ला उठती है। ये देख ध्रुव रुक जाता है। वैसे तो ये नई बात नहीं थी ध्रुव के लिए, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वह श्रेष्ठा की दर्द सुनकर रुक जाता है। श्रेष्ठा का पहली बार होने की वजह से उसकी दर्द आंसू बनकर निकल जाता है। ध्रुव जैसे ही श्रेष्ठा की आंखों में आंखें देखता है, वह अपना काम चालू कर देता है। श्रेष्ठा झटपटाने लगती है। ध्रुव अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है। काफी देर तक जब श्रेष्ठा की दर्द सहन नहीं होता तो वह बेहोश हो जाती है, लेकिन ध्रुव नहीं रुकता। वह वैसे ही उसकी हैवानियत पूरी रात दिखाता है। सुबह के करीब 6 बजे वह रुक जाता है और श्रेष्ठा को देखता है, जो अब भी बेहोश थी। उसके आंसू गालों पर अब तक सूख चुके थे। ध्रुव श्रेष्ठा के गालों को सहलाता है और उसके माथे को चूमकर बाहों में भरकर सो जाता है। आदित्य की आंख जब खुलती है तो उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वह साइड में देखता है तो काव्या उसे सहारा देकर सुकून से सोई हुई थी। उसे देखकर आदित्य को कुछ पल के लिए सुकून सा मिलता है, लेकिन रिश्तों की सच्चाई याद कर वह खुद को काव्या से छुड़ाता है। काव्या को उठाकर बेड पर लेटा देता है और वॉशरूम में चला जाता है। आदित्य की जाते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है और वॉशरूम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए, लेकिन प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अपनी राय मुझे जरूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।